नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर अहम खबर के साथ मैं हूं अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2020 प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा कि हर वर्ग और क्षेत्र के लोगों की भागीदारी से ही खेल की संस्कृति को बढ़ावा मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी स्थित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और कृषि के साथ साथ किसान कल्याण में अत्याधुनिक शोध में सहयोग होगा। इसके अलावा बात करेंगे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मातृभाषा को बढ़ावा देने पर जोर दिया और उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा और प्रशासन में क्षेत्रीय और मातृभाषा का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही बुलेटिन में बात कोविड-19 की भी करेंगे। देश में फैलते कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में मंत्री समूहों की 20वीं बैठक हुई। इसमें संसदीय सत्र और त्योहारों को लेकर रणनीति बनाई गई। इन तमाम खबरों के अलावा देश दुनिया की हर खबर पर रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2020 प्रदान किए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि खेलों में उत्कृष्टता और उपलब्धियां सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हर वर्ग और क्षेत्र के लोगों की भागीदारी से ही खेल की संस्कृति को बढ़ावा मिल सकता है। कोविड महामारी की वजह से इस साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह वर्चुअल माध्यम से हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस साल के खेल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। समारोह में देश के विभिन्न स्थानों बेंगलुरु, पुणे, सोनीपत, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, भोपाल, हैदराबाद और ईटानगर से 60 से ज्यादा पुरस्कार विजेताओं ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस मौके पर कहा कि सभी की भागीदारी के बल पर किए गए सामूहिक प्रयासों से भारत एक खेल महाशक्ति के रूप में उभरेगा। 2028 के ओलंपिक खेलों में टॉप 10 पोडियम फिनिशर कंट्रीज में रहने का हमारा लक्ष्य है। हम इस लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। आप सबके प्रयासों के बल पर विश्व पटल पर भारत का गौरव बढ़ता रहा है। आप सबने अपने प्रदर्शन से सभी भारतवासियों को सामूहिक सफलता के एहसास के अविस्मरणीय क्षण प्रदान किए हैं। इस साल कुल 74 लोगों का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए चयन किया गया। इनमें 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न और 27 खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित हुए। द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए 13 और ध्यानचंद पुरस्कारों के लिए 15 कोचों का चयन किया गया। पिछले 4 साल में खेलों के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। इस साल खेल रत्न के लिए चुने गए खिलाड़ियों में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरा एथलीट मरियप्पन थांगावेलु, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, पहलवान विनेश फोगाट और महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल शामिल हैं। टीम इंडिया के उप कप्तान रोहित शर्मा वनडे में 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। वनडे में सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। 2014 में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 264 रन बनाए थे। रोहित शर्मा ने अब तक 224 वनडे मैचों में 29 शतक के साथ 9115 रन बनाए हैं। वहीं 32 टेस्ट में 6 शतक के साथ 2141 रन बनाए हैं। उन्होंने 108 टी20 मैचों में 2773 रन बनाए हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली महिला पहलवान विनेश फोगाट ने 2018 में हुए राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। विनेश ने पिछले साल विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक के लिए देश को कोटा दिलाया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पैरालंपियन मरियप्पन थांगावेलु ने 2016 के रियो पैरालंपिक के ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने पिछले वर्ष विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। वो 2017 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में महिला व्यक्तिगत और टीम स्वर्ण सहित कुल 4 पदक जीते थे। उन्होंने 2018 में जकार्ता एशियाई खेलों में मिश्रित युगल में कांस्य पदक जीता था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल 2009 से लेकर अब तक के 11 वर्षों में 200 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं। 2010 के एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन को देखते
देखते हुए उन्हें एशियन हॉकी फेडरेशन ने अपनी ऑल स्टार टीम में शामिल किया था। अपने अभी तक के करियर में वो 240 से ज्यादा मैच खेल चुकी हैं और उन्होंने कुल 118 गोल किए हैं। उनकी कप्तानी में पिछले साल भारत ने FIH सीरीज का फाइनल मुकाबला जीतकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। भारतीय हॉकी टीम को अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। इनके अलावा अर्जुन पुरस्कार पाने वाले 27 खिलाड़ियों में तीरंदाज अतनु दास, एथलेटिक्स से दुत्ती चंद, सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी बैडमिंटन से, विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल से, मुक्केबाज मनीष कौशिक और लवलीना बोरगोहेन, क्रिकेट से ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा, अजय आनंद सावंत घुड़सवारी से, संदेश झिंगन फुटबॉल से, अदिति अशोक गोल्फ से, आकाशदीप सिंह और दीपिका हॉकी से, दीपक कबड्डी से, सारिका सुधाकर काले खो खो से, दत्तू बबन भोकानल रोइंग से, मनु भाकर और सौरभ चौधरी निशानेबाजी से, मधुरिका सुहास पाटकर टेबल टेनिस से, दिविज शरण टेनिस से, शिवा केशवन ल्यूस से, दिव्या काकरान और राहुल अवारे कुश्ती से, सुयश नारायण जाधव पैरा तैराकी से, पैरा एथलीट संदीप और पैरा निशानेबाजी मनीष नरवाल शामिल हैं। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं देते हुए खेल संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्मे ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 में हुए ओलंपिक खेलों में भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। शानदार खेल की बदौलत मेजर ध्यानचंद विश्व भर में छाए रहे। मेजर ध्यानचंद को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनके जन्मदिन को ही राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने फेसबुक और ट्विटर पर लिखकर शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने फेसबुक पर लिखा कि कुछ लोग जीते जी किंवदंती बन जाते हैं। ध्यानचंद का जीवन ऐसा ही था। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 400 से ज्यादा गोल किए। उपराष्ट्रपति ने आगे लिखा कि कोविड महामारी ने खेलकूद की सामान्य गतिविधियों को भी प्रभावित किया, लेकिन कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए आज ये और भी जरूरी है कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। संकल्प लें कि फिट इंडिया जैसे अभियान को जन आंदोलन बनाएं और अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक खुशहाली के लिए खेलकूद, योग जैसे शारीरिक व्यायाम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने महान दिग्गज भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि भारत सरकार विभिन्न खेलों को लोकप्रिय बनाने के साथ साथ भारत में खेल प्रतिभाओं को आवश्यक सहयोग देने के लिए भी अथक प्रयास कर रही है। इसके साथ ही सभी लोगों से खेल और फिटनेस व्यायाम को अपनी दिनचर्या का अहम हिस्सा बनाने का आग्रह करता हूं। इसके अनगिनत फायदे हैं। मंगल कामना करता हूं कि सभी लोग प्रसन्न और स्वस्थ रहें। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं समेत सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की इनामी राशि में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है, जबकि अर्जुन पुरस्कार की राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया। द्रोणाचार्य आजीवन पुरस्कारों की राशि को भी 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। ध्यानचंद पुरस्कार की राशि भी 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। इससे पहले केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जाकर वहां हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झांसी स्थित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नए शैक्षिक और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भाषण देते हुए कहा कि इससे शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और कृषि के साथ साथ किसान कल्याण में अत्याधुनिक शोध में सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि झांसी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी की रानी को याद करते हुए कहा कि कभी रानी लक्ष्मीबाई ने बुंदेलखंड की धरती पर गर्जना की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। आज बुंदेलखंड की धरती से इस गर्जना की आवश्यकता है कि मेरी झांसी आत्मनिर्भर भारत को बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगी और इसके लिए हम पूरी ताकत लगा देंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान में ये कृषि विश्वविद्यालय अपनी पूरी ताकत के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कभी रानी लक्ष्मीबाई ने बुंदेलखंड की धरती पर गर्जना की थी, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। हम सबको ये वाक्य बराबर याद है, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। आज एक नई गर्जना की आवश्यकता है और इसी झांसी से, इसी बुंदेलखंड की धरती से आवश्यकता है। मेरी झांसी मेरा बुंदेलखंड आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा, एक नया अध्याय लिखेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीज से लेकर बाजार तक खेती को तकनीक से जोड़ने के साथ ही आधुनिक रिसर्च के फायदों से भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका रिसर्च संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों की भी है। उन्होंने कहा कि कृषि में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य किसानों को एक उत्पादक के साथ ही उद्यमी बनाने का भी है। जब किसान और खेती उद्योग के रूप में आगे बढ़ेगी तो बड़े स्तर पर गाँव में और गाँव के पास ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि कृषि में आत्मनिर्भरता से उनका मतलब गाँव की पूरी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता से है। जब हम कृषि में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये सिर्फ खाद्यान्न तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये गांव की पूरी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की बात है। ये देश के अलग अलग हिस्सों में खेती से पैदा होने वाले उत्पादों में वैल्यू एडिशन करके देश और दुनिया के बाजारों में पहुंचाने का मिशन है। कृषि में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य किसानों को एक उत्पादक के साथ ही उद्यमी बनाने का भी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 6 साल पहले जहां देश में सिर्फ एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय था, वहीं आज 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय देश में काम कर रहे हैं। इसके अलावा 3 और राष्ट्रीय संस्थान IARA झारखंड, IARA असोम तथा बिहार के मोतिहारी में महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग की स्थापना की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए कल सुबह देशवासियों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 11 बजे से होगा। हर महीने की आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम आयोजित होता है। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश दुनिया के साथ सामाजिक और पर्यावरण समेत कई अहम मुद्दों पर अपने विचार साझा करते हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की ये 68वीं कड़ी होगी, जबकि दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मन की बात की ये 15वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से उनके सुझाव देने की अपील भी की थी। मन की बात कार्यक्रम की पिछली कड़ी में प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान भी सकारात्मक रुख अपनाने और आपदा को अवसर में बदलकर स्थानीय स्तर पर किए गए प्रयासों के लिए देशवासियों की सराहना की थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मातृभाषा को बढ़ावा देने पर एक बार फिर से जोर दिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा और प्रशासन में क्षेत्रीय और मातृभाषा का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी बच्चा किसी अन्य भाषा की तुलना में अपनी मातृभाषा में ज्यादा अच्छी तरह समझ सकता है। मातृभाषा के उपयोग के जरिए उपराष्ट्रपति ने विभिन्न भारतीय भाषाओं की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने का आह्वान भी किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तेलुगु भाषा दिवस के मौके पर शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक वेबिनार को संबोधित किया। वेबिनार का विषय था हमारी भाषा
हमारा समाज और हमारी संस्कृति। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भाषा और संस्कृति समाज के विकास की नींव रखते हैं। ఎందుకు ఇంత విస్తారంగా ఈ అన్నిటినీ పేర్కొంటున్నానంటే విదేశాల్లో ఉంటూ కూడా మన భాషను మన సంస్కృతిని పరిరక్షించుకోవాలనే పవిత్ర ఉద్దేశంతో వాళ్ళందరూ ఆయా దేశాల్లో తమ వంతు కృషి చేయడం అవుతుందో అది చాలా సంతోషించాల్సిన విషయం। उन्होंने तेलुगु भाषा के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता भी बताई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि चाहे भारत हो या विदेश में सभी तेलुगु लोगों को अपनी भाषा और संस्कृति के प्रचार के लिए प्रयास करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक तेलुगु भाषाविद और सामाजिक दूरदर्शी रहे गिदुगु वेंकट रामामूर्ति को उनकी जन्मशती के अवसर पर श्रद्धांजलि भी दी और तेलुगु भाषा को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान को सराहा। ప్రాచీన కాలంలో గురజాడ వారు, మన కందుకూరి వారు, కొమర్రాజు వారు, గిడుగు వారు అనేక మంది కృషి చేశారు। ఆ తర్వాత కూడా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు, మన నారాయణ రెడ్డి గారు, మన దగ్గర నుంచి కాళోజీ నారాయణరావు వరకు వాళ్ళ స్థాయిలో అనేక మంది మన తెలుగు భాషను ప్రజల్లో మరింత ప్రాచుర్యం పొందేందుకు అనేక ప్రయత్నాలు చేశారు, అనేక రచనలు చేశారు। నాకు कार्यक्रम में तेलुगु भाषा विशेषज्ञों के अलावा लंदन, सिडनी, कैनबरा, अबू धाबी, स्कॉटलैंड, हांगकांग, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और जर्मनी समेत दुनिया भर के तेलुगु संघों के सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद के मॉनसून सत्र से संबंधित तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार और शुक्रवार को विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि संसद चले और किसी तरह का संक्रमण न फैले, इसके लिए सभी संभव उपाय किए जाएंगे। सभी सांसदों से कोविड-19 का टेस्ट करवाने के आग्रह के साथ इस बार कई तरह की व्यवस्थाओं में व्यापक बदलाव किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोविड-19 के मद्देनजर संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए दोनों सदनों के अधिकारियों, स्वास्थ्य मंत्रालय, एम्स, ICMR, DRDO और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि दोनों सदनों में बैठने की व्यवस्था कोविड-19 के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप होगी। उन्होंने सांसदों से कोविड-19 जांच कराने का अनुरोध भी किया। साथ ही कहा कि मंत्रालय के अधिकारियों, मीडिया के प्रतिनिधियों, लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों सहित संसद भवन परिसर में प्रवेश करने की संभावना वाले सभी लोगों को सत्र शुरू होने से पहले कोरोना संबंधी जांच करानी होगी। बैठक के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाए और संसद परिसर में भी स्वास्थ्य जांच के लिए व्यापक इंतजाम किए जाएं। लोकसभा स्पीकर के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण से बचाव के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। इसके लिए संसद परिसर और संसद भवन में प्रवेश के समय थर्मल गन और थर्मल स्कैनर से तापमान की जांच की जाएगी। इसके अतिरिक्त संसद परिसर में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी। पूरे परिसर में कोविड-19 से बचाव के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। लोकसभा चैंबर में सामाजिक दूरी और अन्य दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। सांसदों को अपनी बात बैठकर रखने की अनुमति भी दी जा रही है ताकि खड़े होकर बोलने पर संक्रमण के किसी खतरे की गुंजाइश नहीं रहे। इस बार संसद सत्र के दौरान आम लोगों को संसद परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए दर्शक दीर्घाओं में सांसदों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी निर्देश दिया कि सत्र के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जाए। इस संदर्भ में कर्मचारियों के लिए विस्तृत गाइडलाइन बनाई जा रही है। आवश्यकता होने पर कर्मचारियों की संख्या कम की जा सकती है। मंत्रालयों के अधिकारियों एवं सांसदों के स्टाफ की भी जांच की व्यवस्था की जाएगी। मीडिया कर्मियों का भी कोविड टेस्ट अनिवार्य होगा। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी गुरुवार को खुद जाकर तैयारियों का जायजा लिया था। इस मौके पर एक मॉक सेशन का आयोजन किया गया जिसमें राज्यसभा के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस सेशन के दौरान सभापति ने उन सभी व्यवस्थाओं की जांच की जो सदन के सुचारू संचालन के लिए जरूरी है। इनमें सदस्यों के बैठने की व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग, सभापति के साथ उनका सीधे संवाद के तरीके, ऑडियो और वीडियो सिस्टम और सदस्यों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए 6 विभिन्न स्थानों पर रजिस्टर प्रमुख थे। सभापति एम वेंकैया नायडू ने वहां करीब 45 मिनट गुजारे और व्यवस्था को देखकर संतोष व्यक्त किया। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। और बुलेटिन में अब बात करेंगे कोविड अपडेट की।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोरोना को लेकर बने मंत्री समूह की 20वीं बैठक दिल्ली में हुई है। बैठक में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की गई और भारत में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के बारे में जीओएम को जानकारी दी गई। 46 million cases total till now, but out of this 2.64 million have already recovered and have gone back home. In the last 24 hours, we had 76,472 cases and 1,021 deaths. Fatality rate since the last meeting has come down significantly. It has come down to 1.81%, and the recovery rate has also improved considerably. It has come up to 76.47%. Doubling rate right now has also improved significantly. It varies between 30 to 31 days. कोरोना के खिलाफ सरकार की टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट की रणनीति कारगर साबित हो रही है। जनवरी से कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में देश ने आज टेस्टिंग में 4 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। जुलाई से अब तक देश में 3 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। इसका नतीजा है कि आज पॉजिटिविटी रेट घटकर 8.57% पर आ गया है। देश में हाल के दिनों में कोविड-19 के नमूनों के परीक्षण में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 9,28,000 से ज्यादा परीक्षण किए गए हैं। भारत प्रतिदिन 10 लाख परीक्षणों की क्षमता के लक्ष्य को पहले ही हासिल कर चुका है। इस समय देश में प्रति 10 लाख आबादी पर 29,280 टेस्ट हो रहे हैं। इसमें सबसे अहम भूमिका प्रयोगशालाओं की है। इस वक्त 1,576 लैब काम कर रही हैं। शुरुआत में कोरोना के नमूनों के परीक्षण की रफ्तार और प्रयोगशालाओं की संख्या कम थी। देश में जनवरी के आखिर में पहला केस आने के समय केवल एक लैब पुणे में काम कर रही थी। धीरे धीरे देश में कोरोना की टेस्टिंग ने रफ्तार पकड़ी और लैब का विस्तार किया। आंकड़ों की बात करें तो 3 मई तक 10 लाख से ज्यादा टेस्टिंग देश में की जा चुकी थी। 10 जून तक 50 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए। उस समय 784 लैब काम करने लगी थी। इसके बाद जांच में तेजी आई। 7 जुलाई तक देश में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना के नमूनों के परीक्षण किए गए और 3 अगस्त तक देश में 2 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी थी। इसके बाद 14 दिनों में 1 करोड़ से अधिक टेस्ट किए गए और ये आंकड़ा 3 करोड़ के पार पहुंच गया। वहीं अगले 12 दिन में 29 अगस्त तक देश में 4 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। 4 करोड़ में से 50% से ज्यादा टेस्ट अगस्त के महीने में किए गए। जैसे जैसे परीक्षण क्षमता में वृद्धि हो रही है, सकारात्मकता की दर यानी पॉजिटिविटी रेट में कमी आ रही है। पिछले 3 पखवाड़ों की पॉजिटिविटी रेट को देखें तो 18 से 31 जुलाई के बीच पॉजिटिविटी रेट 11% से अधिक थी, जो 14 अगस्त आते आते 9% के करीब आ गई। वहीं 15 अगस्त से 28 अगस्त के बीच पॉजिटिविटी रेट 8% से कम हो गया। पिछले 3 महीनों में औसत टेस्ट, केस और पॉजिटिविटी रेट पर नजर डालें तो जून में औसतन 1,66,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे थे। जून में पॉजिटिविटी रेट 7.9% थी। जुलाई में टेस्ट की क्षमता 2 गुना हो गई। रोजाना 3,39,000 से ज्यादा टेस्ट होने लगे। इस दौरान 35,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आने लगे। जुलाई में पॉजिटिविटी रेट 10.5% के करीब हो गया। अगस्त में अब तक औसतन रोज 7.5 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं और 63,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं, लेकिन पॉजिटिविटी रेट घटकर 8.4% पर आ गया है। ज्यादा टेस्टिंग से शुरुआत में ही सक्रिय मामलों की पहचान हो जाती है। संक्रमित व्यक्ति के करीबी संपर्कों को तुरंत ट्रैक और आइसोलेट किया जा रहा है। समय पर और प्रभावी उपचार से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में अब तक करीब 26.5 लाख लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 65,000 से अधिक लोग इलाज कराकर ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट 76.47% हो गया है। बीते एक दिन में 76,000 से अधिक नए मामले भी आए हैं और कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 34.5 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं मृत्यु दर घटकर 1.81% पर आ गई है, जो दुनिया के कई देशों से काफी कम है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड 76,000 से अधिक नए केस आए हैं। अब तक देश में 34,63,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं बीते एक दिन में 65,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 26,49,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 7,52,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,021 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 62,000 के पार हो गई। देश में कोरोना से मरने वालों की दर 1.81% है। सबसे पीड़ित देशों से तुलना करें तो अमेरिका और ब्राजील में कोरोना से मृत्यु दर 3.1% है। इसके अलावा ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, स्पेन, मैक्सिको, ईरान समेत कई देशों में कोरोना से मरने वालों की दर भारत से कई गुना ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में 10,000 से अधिक, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 5,000 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 14,427 मामले महाराष्ट्र में आए हैं। इन 5 राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना में देश के 73% सक्रिय मामले हैं। देश में अब तक कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में आए हैं। यहां सबसे ज्यादा नए केस, सक्रिय मामले और मौत भी हुई हैं। आंध्र प्रदेश में हाल के दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है। यहां 4 लाख से ज्यादा मामले आ चुके हैं। हालांकि 3 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। कर्नाटक में करीब 9,000 नए केस आए हैं और राज्य में 3 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं और 5,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु में 6,000 के करीब नए मामले आए हैं और कुल मामलों में ये दूसरे नंबर पर है। राज्य में 4 लाख से ज्यादा मामले आ चुके हैं और 7,000 से ज्यादा लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 5,000 से अधिक नए मामले आए हैं। राज्य में अब तक 2 लाख से अधिक मामले आ चुके हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 81% कोरोना से मौतें हुई हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों से मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने को कहा है। अब तक उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा परीक्षण किया है। तमिलनाडु में 45,73,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में 39,39,000 से ज्यादा और आंध्र प्रदेश में 35 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। बिहार में 28,82,000 से अधिक कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नीट और जेईई परीक्षा आयोजित कराने की पहल के बाद अब राज्यों ने इन परीक्षाओं के सफल आयोजन को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इन परीक्षाओं को लेकर उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, बिहार समेत अनेक राज्यों ने तैयारी शुरू कर दी है। ओडिशा में छात्रों के रुकने की और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। जेईई में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को ओडिशा सरकार मुफ्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड दिखा सकते हैं, जो उनके यातायात के लिए पास के रूप में माना जाएगा। वहीं झारखंड में होटल और लॉज खोले जाने की व्यवस्था सरकार कर रही है। बिहार सरकार ने भी छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक आसानी से पहुंचने के लिए व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश सरकार भी परीक्षा को आसानी से कराने को लेकर तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार ने भी परीक्षा के सफल आयोजन के लिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और दूसरे आला अधिकारियों को परीक्षाओं से जुड़ी तैयारियों में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने का निर्देश दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।